नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। सबसे पहले हम आपको सीधे ले चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित हैं और संबोधन कर रहे हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव हो या दीपोत्सव का आयोजन, ये दोनों भव्य तरीके से सरकार के संरक्षण में आयोजित होते हैं। संतों का आशीर्वाद मिलता है, जनता जनार्दन की उपस्थिति होती है। हमें कोई संकोच नहीं, कांवड़ यात्रा अपनी धूमधाम के साथ निकलना है। हमने रोक नहीं लगाई, आस्था को सम्मान दिया है और ये आस्था हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा यही अपील होगा कि व्यापारी समुदाय अभी से कमर कसे। सुरक्षा का जो बेहतर माहौल मिला है, कारोबार की जो सुगमता और सरलता के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह प्रदेश को अग्रणी राज्यों में देश के अंदर स्थापित करने का भी एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। हर व्यापारी को आगे बढ़ने का, अपने कारोबार का विस्तार करने का एक अवसर भी देगा और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, व्यवसाय की सुगमता का एक बेहतर माध्यम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस व्यापारी सम्मेलन के लिए विनीत शारदा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ व्यापारी सम्मेलन को बैठे हुए थे और व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे। अब खबर का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि जनता टीवी की बड़ी खबर का असर हुआ है। जी हां, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में 30 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कौशाम्बी के रहने वाले फरीद खान ने आरोप लगाए थे। बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों पर यह आरोप लगा था और इस आरोप को और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का असर भी हुआ है। आपको बता दें कि खबर आशियाना थाने में अब रिपोर्ट दर्ज कराई है, जब ये खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई। एफआईआर टिकट के नाम पर ठगी की गई थी। एफआईआर दर्ज हो गई है और टिकट के नाम पर 30 लाख रुपए का ठगी का मामला आया था। आरोपी ने अब अपना गुनाह, जुर्म कबूल कर लिया है कि ठगी उसने की थी। तौकीर किदवाई हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और सबसे बड़ी बात, इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, जब ये फरीद खान लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने सबसे पहले जनता टीवी से बात की थी और अपनी पीड़ा बताई थी कि 30 लाख रुपए उनसे टिकट के नाम पर लिए गए और सबसे पहले उनके पास नन्हे पासी जो जिला अध्यक्ष है कौशाम्बी के, उन्होंने फोन किया था और ये बात कही थी कि मायावती जो बसपा सुप्रीमो है वो उनसे मिलना चाहती है और उनको लखनऊ बुलाया। उनको टिकट को लेकर सहमति बन चुकी है। इसी के चलते वो लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में आने के बाद उन्होंने फोन पर एक भास्कर जी का नंबर दिया गया था नन्हे पासी के जरिए, उसी से बात की। फिर नन्हे पासी से बात करने के बाद जब इन्होंने यहाँ पर भास्कर से बात की, उन्होंने सुरेंद्र नामक का पता बताया कि जो मंडल कार्यालय है वहां पे एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति मिलेगा और उसको ही 30 लाख रुपए दे देने हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जब सुरेंद्र से बातचीत की, उनसे पूछताछ की, तो सुरेंद्र ने कबूल किया कि हाँ, ये 30 लाख रुपए उनके द्वारा दिए गए थे और इसको पार्टी फंड में ही दिया गया है। तो अब आगे की कार्रवाई पुलिस फिलहाल कर रही है, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया इन तीनों के खिलाफ, जिसमें सुरेंद्र नाम जो पार्टी कार्यालय का कार्यकर्ता है उसको, और इसके अलावा भास्कर और नन्हे पासी जो जिला अध्यक्ष है, तीन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं जनता टीवी की खबर का असर जरूर है, क्योंकि सबसे पहले जनता टीवी ने इस खबर को दिखाया था और इसके बाद से ये काफी चर्चा का विषय भी बनी थी और बसपा कार्यालय में भी इस बात की खलबली मची थी। फिलहाल जांच जारी है। इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जिसने गलत किया है उसने स्वीकार कर लिया है, 30 लाख रुपए का जो मामला था। दूसरा पहलू ये है कि आखिर सीट के लिए जो पार्टियां हैं वो पैसा लेती हैं, फंड लेती हैं, तभी तो 30 लाख रुपए दिया गया था। जी बिल्कुल, क्योंकि जो फरीद खान है, इन्होंने आरोप लगाया है कि जब 2012 का चुनाव था उसमें भी इनसे 55 लाख रुपए लिए गए थे। उस समय कांग्रेस के नेता जो उस समय बहुजन समाज पार्टी में शामिल थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने 55 लाख रुपए लिए थे और कहा था कि इस पैसे को अगर वो दे देते हैं तो उनका टिकट जो सिराथू विधानसभा सीट है कौशाम्बी की, वहां से पक्का हो जाएगा। और उनका कहना है कि ये 55 लाख रुपए उन्होंने दिए भी, लेकिन इसके बावजूद उनका टिकट नहीं हुआ और उन्होंने जब अपने पैसे वापस मांगे तो टाल मटोल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं और पार्टी पर, जो बहुजन समाज पार्टी, इस पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं टिकट लेकर, पैसे लेकर टिकट देने का। तो कहीं ना कहीं
कहीं दूसरा मामला जरूर फरीद खान के सामने आया। और ये भी बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी थे उस समय, और वो इस बारे में जानकारी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो लालच में सीट लेते हैं वो भी गलत है, और जो इस तरीके का काम करते हैं, जैसा कि ये आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, वो भी गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, और आपको यह भी बता दें कि जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, और खबर का ये असर हुआ है कि जो आरोपी है वो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और अब उस आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल दौरे पर हैं। गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करने के बाद सीएम चंदौली पहुंचे। चंदौली जिले को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। यहां सीएम ने बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग जनता के पैसे को लूटकर बाहर भेजते थे, और भाजपा के सरकार में आज वही पैसा जनता की सेवा में लग रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लोग राम भूमि पर गोलियां चलवाते थे। जब सपा सरकार में थी तो प्रदेश में भर्ती निकलती थी, तो ये लोग, कोई चाचा तो कोई भतीजा, दोनों मिलकर वसूली क्या करते थे। इस पावन भूमि के सुंदरीकरण, विस्तारीकरण की इस परियोजना के साथ साथ चंदौली और सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। 2 महीने पहले जब हम लोग आए थे, तब बाबा कीनाराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और कार्य शुभारंभ के लिए हम लोग आए थे। और आज तो बाबा कीनाराम की ही पावन धरती पर, उनकी जन्मभूमि पर, रामगढ़ में हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहीं पर हम लोगों ने बाबा कीनाराम जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए यहां के सुंदरीकरण की एक विस्तृत कार्य योजना का शुभारंभ भी हम लोग करने के लिए आज आए हैं। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों के साथ बातचीत की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यापारी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि जब व्यापारियों ने मन बना लिया है तो बीजेपी का जाना और सपा का आना तय है। हम उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहे हैं, माहौल बदलाव का है। अब इस प्रकार जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी सरकार नहीं देखना चाहते हैं, इतना दुख किसी सरकार में नहीं हुआ। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही। व्यापारी हो या किसान हो या नौजवान हो, हर कोई संकट में है। चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है। और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख, तकलीफ और परेशानी। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना?
पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात को, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है। प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वहीं आज राजधानी लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र के करीब 11 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसमें सपा सहित कई दल के नेताओं ने बीजेपी में शामिल हुए। सभी नेताओं को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सदस्यता दिलाई। ऐसे में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। ये भी बता दें कि पूर्व अपर मुख्य सचिव चंद्र प्रकाश भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने बिजनौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रालोद और सपा का गठबंधन तय हो गया है और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी किया जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के मेरठ में बड़ी रैली भी होगी। यह रैली पश्चिम का सियासी गणित भी बदल देगा। इस रैली में कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, यह उम्मीद जताई जा रही है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदीप सिंह जिले की रालोद की समीक्षा करने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान दिया है और जल्द ही सपा और रालोद के गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा भी होने वाली है। पक्का है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, उस पर अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चौधरी जयंत सिंह जी ये अपना और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर करीब करीब तय किए हैं। बस डिक्लेयर होने की जरूरत है, डिक्लेयर भी होगा। देखिए, जितना भी है आप लोगों ने अभी अखबारों में खूब निकाला भी, तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम सीटों का तब देंगे जब हमारा फाइनल हो। हम अटकलों पर नहीं जाते। जब फाइनल हो जाएगा तो आपके सामने हम तथ्य रख देंगे। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तौकीर, जिस दिन का इंतजार था समाजवादी पार्टी को या फिर कहें रालोद को, वो दिन आ चुका है। अब गठबंधन की बात भी सामने आ गई है। क्या कुछ अब सियासत की और ये राजनीति के समीकरण बनेंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, किसान जब बिल आए थे सामने और उसके बाद से जब किसान आंदोलन शुरू हुए तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आरएलडी अपनी जमीन तलाशने लगी थी पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अभी हालात जिस तरह से बन रहे हैं, और 28 तारीख को अखिलेश यादव की एक मुलाकात भी हुई थी जयंत चौधरी के साथ। उसके बाद भी कयास तेज हो गए थे कि अब गठबंधन का जल्दी औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और आज जयंत चौधरी ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू पे भी कह दिया है साफ तौर पर कि ये गठबंधन सीटों का नहीं है, ये गठबंधन मुद्दों का है और गठबंधन हर एक के साथ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि उनका गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ। और बात रही अगर सीटों की, तो सीटों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है और सीटों की सहमति माना जा रहा है कि पूर्ण रूप से बन भी चुकी है। 30 सीटों का आरएलडी तैयार है और इसी के चलते माना जा रहा है कि जो ये 7 तारीख की रैली होनी है मेरठ में आरएलडी और सपा की, उसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं जो शामिल होंगे। इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, माना जा रहा है कि वो भी इस रैली में आरएलडी का दामन थामेंगे। और बिल्कुल तौकीर, तो अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं 3 कृषि कानून बिल वापस होने के बाद किसान अपनी अन्य मांगों को लेकर दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर 4 दिसंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 5 लोगों की कमेटी गठित की गई जो सरकार से वार्ता करेगी। बता दें कि 5 लोगों की कमेटी में राकेश टिकैत का नाम नहीं है। वही हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ किसान नेता और किसानों के आंदोलन के प्रमुख चेहरा जो है राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए? निर्णय लिए गए उसमें कि एक कमेटी हमने डिसाइड कर दी, जब भी सरकार को कोई बातचीत करनी हो, जैसे वो कह रहे हैं कि 5 आदमी दे दो, ये दे दो, ये आदमी नहीं है, हम किससे बात करें, हमने वो दे दिया या कमेटी बना दी। भारत सरकार को जो भी बातचीत करनी हो उस कमेटी से वो बात कर, और वो ऑथराइज कमेटी है पूरी संयुक्त मोर्चे की, पूरे देश की 5 लोग हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कल आपने 702 लोगों के जो मृतक किसान है, शहीद हुए हैं, उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कराई? दे दी, उनको लिस्ट दे दी। तो ये लिस्ट कहाँ गई है? कृषि मंत्रालय में। वहां से कोई जवाब आया?
जवाब कहाँ देवे, जवाब तो देते ही नहीं। जवाब देते तो 1 साल रहते क्या? हाँ, वो अभी भारत सरकार मौन व्रत पे है, उनका मौन व्रत चल रहा, ज्ञातवास चल रहा, उनको शायद पता नहीं 40-41 दिन का होगा। यानी कि आंदोलन तो जारी ही रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन कहीं खत्म नहीं हो रहा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक बातचीत नहीं होगी, ये संतुष्ट नहीं होंगे एक आदमी, आंदोलन कहीं भी खत्म नहीं। कमेटी बने हुए टाइम हो गया अब, क्योंकि 1 दिन बीत गया है। क्या सरकार की तरफ से कोई वो नहीं पता होगा, अभी कोई मैसेज नहीं आया। आज तो छुट्टी है, आराम करने तो सरकार को भी। इस बीच में अगर 7 तारीख को जो बड़ी मीटिंग बताई जा रही है, उस मीटिंग 7 तारीख कोई बड़ी मीटिंग नहीं है। 7 तारीख तो जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, वो मीटिंग अपनी करते हैं कि उनकी कोई बातचीत होगी तो ये बताएंगे, नहीं होगा तो आगे की क्या जो रूटीन वर्क की मीटिंग होती है वो है। ये थे हमारे साथ चौधरी राकेश टिकैत, जो खासकर भी किसानों के आंदोलन के लिए लगातार बात कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 लोगों की कमेटी बन गई है। उस कमेटी को बनने के बाद अब कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्या है वो 5 लोग हल करेंगे और सरकार से डायरेक्ट वार्ता करेंगे, और किसानों की जो परेशानियां होती थी, जो अलग अलग भटका करते थे, उनको एक रास्ता मिल गया है। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है। बाजपुर में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। घेराव को लेकर आवास कूच करते हुए कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम किया, जिससे आक्रोशित नेताओं ने वहीं पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में हरीश रावत मसूरी के धनोल्टी विधानसभा पहुंचे, जहां रावत का फूलमाला से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हरीश रावत ने महिलाओं के बीच में जाकर चौपाल भी की, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को हरीश रावत के सामने रखा। इसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर तांडी नृत्य किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ढोल दमाऊ बजाकर ग्रामीणों को नृत्य करवाया। हरीश रावत भी इस नृत्य को देखकर अपने को नहीं रोक सके, जिसमें वो भी तांडी नृत्य में जमकर नाचते और थिरकते हुए दिखाई दिए। ये हमारे पूरे अभियान का एक हिस्सा है। मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस दौरान कई जगह कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम के अनुसार हम गाँव में रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसे 18 गाँव में मैं प्रवास कर चुका हूँ, और ये निरंतर जारी रहेंगे। और हम अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा गांव और गलियों में रही है, तो हम कहीं न कहीं हमसे कुछ कमजोरी रही होगी कि हम लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम उस समर्थन क्यों खो गए उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं, और लोगों से जुड़ करके बातचीत करके अपने संबंधों को फिर से स्थापित कर रहे हैं। बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव पर हुए हमले के मामले में अब सियासत और तेज हो गई है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचकर यशपाल आर्य और संजीव आर्य का हालचाल जाना। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता पर हुआ है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।